लालच वो बुरी बला है जो किसी भी इंसान के ऊपर अगर एक बार हावी हो जाए तो फिर इतनी आसानी से नहीं हटता है। इस लालच के चक्कर में आज तक न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां भी बर्बाद हो चुकी है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बिजनौर, और इसी बिजनौर के अंतर्गत एक गांव आता है मोहदीपुर, और इसी मोहदीपुर गांव का रहने वाला कृपाल सिंह। कृपाल सिंह के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम धर्मवीर सिंह और छोटे बेटे का नाम राकेश सिंह। कृपाल जो अपने तीनों बच्चों की शादी कर चुका है। धर्मवीर की पत्नी का नाम है बबीता, तो वहीं राकेश की पत्नी का नाम है परमीला। धर्मवीर अपनी पत्नी बबीता के साथ हरियाणा में रहता है, तो राकेश अपनी पत्नी परमीला के साथ उत्तराखंड के काशीपुर में रहता है। बात कर रहा हूँ मैं 11 अगस्त 2014 की सुबह 6 बजे। राकेश की पत्नी परमीला अपनी जेठानी बबीता के नंबर पर फ़ोन करती है और रोते हुए कहती है कि दीदी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दरअसल किसी ने रात को ही मेरे पति की हत्या कर दिया है। परमीला जैसी इस तरह की बातें अपनी जेठानी से कहती है, बबीता ये सारी बात जाकर अपने पति धर्मवीर से कहती है। उसके बाद से धर्मवीर अपनी पत्नी बबीता को लेकर काशीपुर के लिए रवाना होता है। लेकिन धर्मवीर जब बबीता के साथ काशीपुर राकेश के घर पे पहुंचता है, तो देखता है कि परमीला अकेले ही अपने घर में है और उसके दोनों बच्चे बैठ करके रो रहे थे। धर्मवीर और उसकी पत्नी जब राकेश की डेड बॉडी को देखते हैं, सब के सब रोना धोना शुरू करते हैं। सब के सब जब रोना चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं, तब जा कर के आस पड़ोस के लोगों को मालूम चलता है। जब आस पड़ोस के लोगों को मालूम चलता है, धीरे धीरे लोग वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं। तभी धर्मवीर इस बात की सूचना नज़दीकी थाने में देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ राकेश के घर पे पहुँचती है और सबसे पहले उसके डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि राकेश के शरीर पे कई जगहों पे चोट या घाव के निशान था। साथ ही साथ उसके गले पे भी हल्का सा निशान दिखाई दे रहा था। पुलिस जब राकेश की हत्या के बारे में उसकी पत्नी परमीला से पूछताछ करती है, तो परमीला कहती है कि साहब, कल हम दोनों इनके गांव रक्षाबंधन मनाने के लिए गए थे। शाम के वक्त जब दोनों हम घर पे आए, हम दोनों के बीच छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़ा तकरार शुरू हो गया, जिसकी वजह से मेरे पति ने एक सरिये से मेरे सर पे काफ़ी ज़ोर से वार कर दिया, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। लेकिन सुबह जब मैं उठी तो अपने पति को मृत अवस्था में देखी। पुलिस सबसे पहले राकेश की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर परमीला के तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है कि कोई व्यक्ति राकेश के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दे और उसकी पत्नी को मालूम ही ना चले। इसी शक के आधार पर पुलिस सबसे पहले परमीला के मोबाइल नंबर का डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब उसके कॉल का डिटेल्स चेक करती है, तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस नंबर पे परमीला हत्या वाली रात कई बार बातचीत की थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है, तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी नेत्रपाल सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। नेत्रपाल सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले के अंतर्गत छतरपुर गाँव का रहने वाला है। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिलता है, पुलिस नेत्रपाल के नंबर पर फ़ोन करती है, लेकिन नेत्रपाल का नंबर स्विच ऑफ बताता है। इसीलिए पुलिस अपने टीम के साथ नेत्रपाल के घर पे जाती है। लेकिन पुलिस जब नेत्रपाल के घर परिवार वालों से पूछताछ करती है, तो उसके पिता कहते हैं कि नेत्रपाल 2 दिन से घर ही नहीं आया है। पुलिस को अब पूरा यकीन हो जाता है कि शायद नेत्रपाल और परमीला ने ही मिलकर के राकेश की हत्या किया है। इसीलिए पुलिस अब परमीला को फिर से थाने बुलाती है और नेत्रपाल के बारे में पूछताछ करती है। पूर्णिमा कहती है कि साहब, जहाँ पे मैं नौकरी करती हूँ उसी कंपनी में नेत्रपाल सुपरवाइज़र है। एक दिन मेरे घर पे आया था, इसी सिलसिले में उसके और मेरे पति के बीच में दोस्ती हो गई थी, इसीलिए अक्सर मैं उससे बातचीत भी करती थी। पुलिस को लगता है कि परमीला इतनी आसानी से अपना सच नहीं कबूल करेगी, इसलिए पुलिस अब परमीला के साथ एक चाल चलती है। पुलिस परमीला से कहती है कि हमने नेत्रपाल को अपने कस्टडी में ले लिया है और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। दरअसल नेत्रपाल ने बताया है कि तुमने ही अपने पति की हत्या किया है। पुलिस जैसे इस तरह की झूठ परमीला से बोलती है, परमीला तुरंत ही सच्चाई उगल देती है। परमीला कहती है कि नहीं साहब, नेत्रपाल सब कुछ झूठ बोल रहा है। मेरे पति की हत्या मैंने नहीं बल्कि नेत्रपाल ने ही किया है। आखिरकार पुलिस इस केस का खुलासा कर ही देती है।
लेकिन परमिला जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में कुछ देर तक पुलिस भी परमिला की तरफ देखते ही रह जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 6 साल पहले, जब राकेश परमिला से शादी कर अपने घर लेकर आता है। परमिला के पिता का नाम है देवेंद्र सिंह, माँ का नाम है मूर्ति देवी। देवेंद्र सिंह जो रेहड़ थाने के अंतर्गत देहला वाला गांव का रहने वाला है। परमिला अपने माता पिता की इकलौती संतान है। राकेश जब परमिला से शादी कर अपने घर लेकर आता है, कुछ दिनों तक खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। लेकिन परमिला के पिता देवेंद्र सिंह जिस देहला वाला गांव में रहता है, दरअसल ये गांव काफ़ी बदनाम है, क्योंकि इस गांव की काफ़ी महिलाएं देह व्यापार का धंधा करती है। इधर देवेंद्र सिंह जैसे ही परमिला की शादी कर देता है, उसके कुछ ही महीने के बाद उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए देवेंद्र सिंह की पत्नी मूर्ति देवी अपना सारा ज़मीन जायदाद बेच करके उत्तराखंड के काशीपुर में चली जाती है और फिर काशीपुर में जा करके एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगती है। हालांकि इस नौकरी से मूर्ति देवी कुछ ज़्यादा पैसा नहीं कमाती है, इसलिए अपना जीवन बेहतर तरीके से व्यतीत करने के लिए इसी काशीपुर में मूर्ति देवी देह व्यापार का धंधा शुरू कर देती है। मूर्ति देवी के अंडर में कई सारे महिलाएं होती है जिनको फ़ोन के जरिए मूर्ति देवी हैंडल करती है, जिसकी वजह से मूर्ति देवी भी अच्छा खासा पैसा कमाती है। इधर मूर्ति देवी जब अपना जीवन बेहतर तरीके से व्यतीत करने लगती है, जब उसकी बेटी परमिला अपनी माँ के जीवन लाइफ स्टाइल को जब देखती है, वो भी अपने पति से कहती है कि हम भी उत्तराखंड के काशीपुर में चलते हैं। काशीपुर में जाने की जब बात कहती है, राकेश जाने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन परमिला जब अपने जीत पर उतर जाती है, राकेश भी परमिला की बात मान जाता है और आखिरकार एक दिन राकेश अपनी कुछ ज़मीन बेच करके अपनी पत्नी के साथ काशीपुर में चला जाता है। काशीपुर में जा करके वहीं पे एक प्लॉट खरीद करके वहाँ पे अपना घर बना लेते हैं। लेकिन जहाँ पे प्लॉट खरीद कर घर बनाते हैं, वहाँ के आसपास के दूर इलाकों में कोई घर नहीं होता है। राकेश इसी काशीपुर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है, तो वहीं उसकी पत्नी परमिला भी एक जूता फैक्ट्री में नौकरी करने लगती है। तब तक राकेश के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। राकेश अपने दोनों बच्चों को स्कूल में दाखिला भी करा देता है। इधर परमिला जिस जूता फैक्ट्री में नौकरी करती है, वहीं पे परमिला की मुलाकात नेत्रपाल से होती है। नेत्रपाल जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो कुंवारा है। इधर नेत्रपाल जब परमिला को देखता है तो उसकी खूबसूरती देख उसका दीवाना हो जाता है और फिर अब परमिला के नज़दीक जाने के लिए अक्सर उससे बातचीत करने लगता है। बातचीत करते करते आखिरकार परमिला और नेत्रपाल के बीच में अवैध संबंध बनना शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जैसे ही अवैध संबंध बनना शुरू हो जाता है, उसके बाद से परमिला भी अब नेत्रपाल को अपने घर पे ही बुलाने लगती है। एक दिन राकेश जब अपने घर पे जाता है तो अपने ही घर पे नेत्रपाल को देखता है। जब नेत्रपाल को देखता है तो उसके बारे में अपनी पत्नी परमिला से पूछताछ करता है, लेकिन परमिला बड़ी सफाई तरीके से अपने पति से झूठ बोलती है। परमिला कहती है कि नेत्रपाल मेरे कंपनी में सुपरवाइज़र है और इसी इलाके में ये भी एक प्लॉट खरीदना चाहते हैं, इसीलिए मैंने इन्हें अपने घर पे बुला लिया उस प्लॉट को दिखाने के लिए। जैसे इस तरह की झूठ अपने पति से कहती है, राकेश भी अपनी पत्नी की बातों पर यकीन कर लेता है। उसके बाद से राकेश और नेत्रपाल के बीच में दोस्ती हो जाती है। तब तक नेत्रपाल को मालूम चल जाता है कि राकेश शराब का आदी है। उसके बाद से नेत्रपाल जब भी परमिला से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है, अपने साथ में एक शराब की बोतल भी ले जाता है। जब उसके घर पे पहुंचता है, उसके बाद से नेत्रपाल और राकेश दोनों एक साथ ही बैठकर शराब पीते हैं। लेकिन नेत्रपाल अपने षड्यंत्र के तहत ज़्यादा मात्रा में राकेश को शराब पिलाता है, जिसे पीने के बाद राकेश भी काफ़ी नशे में आ जाता है। उसके बाद से नेत्रपाल परमिला से मुलाकात करता है, वापस अपने घर चला आता है। लेकिन एक दिन नेत्रपाल जब परमिला से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है, उस वक्त ही राकेश अपने घर पे पहुंच जाता है और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। राकेश जैसी इस तरह की नज़ारा देखता है, उसके बाद से नेत्रपाल तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन राकेश अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है। अपनी पत्नी की पिटाई ही नहीं करता है, बल्कि उसके काम पे जाना भी बंद करा देता है और उसके ऊपर पहरा देना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से परमिला और नेत्रपाल का मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। दरअसल नेत्रपाल और परमिला ने शादी करने का फैसला कर लिया था। दोनों का जब मुलाकात नहीं हो पाता है, अब दोनों को लगता है कि शायद उनके रास्ते का रोड़ा राकेश बन चुका है। इसीलिए परमिला एक दिन नेत्रपाल के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे पति को रहते हुए हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। बेहतर है कि तू मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। परमिला जैसी इस तरह की बातें नेत्रपाल से कहती है, नेत्रपाल भी परमिला की बातों में आ जाता है।
उसके बाद से प्रमिला और नेत्रपाल दोनों मिल करके राकेश को इस दुनिया से हटाने के लिए एक तारीख तय करते हैं, 10 अगस्त 2014 की। दरअसल 10 अगस्त 2014 को रक्षाबंधन होता है। प्रमिला अपने पति से कहती है कि तुम अपने घर चलो रक्षाबंधन मनाने के लिए। प्रमिला जब अपने पति के साथ उसके घर पे जाती है, शाम के वक्त जब दोनों वापस अपने घर पे आते हैं, उससे पहले प्रमिला नेत्रपाल के नंबर पे फ़ोन कर देती है और उसे काशीपुर बुला लेती है। इधर शाम के वक्त जब दोनों अपने घर पे पहुंचते हैं, राकेश और उसकी पत्नी खाना बनाने को लेकर झगड़े तकरार शुरू कर देते हैं। दरअसल ये झगड़ा तकरार भी उसी षड्यंत्र का एक हिस्सा था। दोनों के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू होता है, राकेश गुस्से में अपने घर से निकल जाता है और सीधे ठेके पे पहुंच जाता है। लेकिन राकेश जब अपने घर से निकलकर इधर ठेके पे जाता है, उसी बीच प्रमिला नेत्रपाल के नंबर पे फ़ोन करती है और उसे अपने घर पे बुला लेती है। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद राकेश वापस अपने घर पे पहुंचता है और अपने घर में जब नेत्रपाल को देखता है, देख करके उसका गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। इससे पहले कि अब राकेश नेत्रपाल के ऊपर हमला करता है, प्रमिला अपने घर में से उठाकर एक सरिया नेत्रपाल को दे देती है और साथ ही साथ अपने पति के दोनों हाथ को पकड़ लेती है। जैसे ही दोनों हाथ पकड़ लेती है, नेत्रपाल उस सरिये से राकेश के सर पे काफ़ी जोर से वार करता है, जिसकी वजह से राकेश काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है और छटपटाने लगता है। प्रमिला जब उसे पकड़ने की कोशिश करती है, नेत्रपाल एक बार फिर से उस सरिये से वार करता है, लेकिन इस बार वो चोट प्रमिला के सर पे जाके लग जाता है, जिसकी वजह से प्रमिला के भी सर से खून बहने लगता है। लेकिन प्रमिला अपने चोट की तरफ ध्यान नहीं देती है, बल्कि प्रमिला और नेत्रपाल दोनों मिल करके राकेश की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। उसके बाद से प्रमिला नेत्रपाल को वापस उसके घर भेज देती है और फिर अपने पति के डेड बॉडी के साथ ही बैठकर सुबह होने का इंतज़ार करने लगती है। जैसे ही सुबह होती है, प्रमिला अपने जेठानी बबीता के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि रात में मेरे पति की किसी ने हत्या कर दिया है। वाकई में प्रमिला जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस प्रमिला के ही तहरीर पे उसके आशिक नेत्रपाल को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।